हाय एवरीवन, सभी प्यारे व्यूअर्स का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज 10 जून की क्लास में सुबह का सेकंड एडिटोरियल द हिंदू का कवर करेंगे। कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन इसका टाइटल है। यह आर्टिकल लिखा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ऑफिशियली कोर्ट में केस चलाए जाने पे, उनकी इंडाइटमेंट होने पे। शुरू करते हैं आर्टिकल को अपने क्विज़ के साथ में। देखिए, इस क्लास को डिज़ाइन किया गया है नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को इंग्लिश बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के बराबर लाने के लिए, जहाँ तक आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की इंग्लिश कंसर्न्ड है। बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को अप्रोच करेंगे। कॉम्प्रीहेंशन, ट्रांसलेशन, ग्रामर, वोकेबलरी, हर चीज़ को साथ में लेके हमें चलना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लासेस में रेगुलर रहें। आज का क्विज़ देख लें, इसी क्लास के ऊपर बेस्ड है। इसका सोल्यूशन आपको क्लास के लास्ट में मेरे साथ करना है। शुरू करें क्लास को। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कह रहा है जी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। सिचुएशन का मतलब तो समझते ही हैं, हालात, कॉन्टेक्स्ट। और कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है पेचीदा, जटिल, जो आपकी समझ से बाहर हो या जो बहुत सुलझी हुई ना हो। कह रहा है सिचुएशन बहुत ही जटिल या पेचीदा हो चुकी है अमेरिका में। और बात किसकी कर रहा है? ऑन डोनाल्ड ट्रम्प्स इंडाइटमेंट एंड अमेरिकन पॉलिटिक्स। बात हो रही है डोनाल्ड ट्रंप के इंडाइटमेंट की और अमेरिका की राजनीति की। अब ये इंडाइटमेंट क्या होता है भाई, इसको भी समझ लो। देखिए, मान लीजिए आपके पड़ोसी से आपका झगड़ा हुआ, उसने आपके दो झट दिए, दो थप्पड़ मार दिए, ठीक है। अब आप गए पुलिस में केस करने, पुलिस के पास आपने अपना कंप्लेंट रजिस्टर किया। अब जब इस आदमी को, आपके पड़ोसी को कोर्ट में लाया जाएगा और आपका वकील या सरकारी वकील इस आदमी के खिलाफ जो चार्जेज हैं वो जज साहब के सामने पढ़ेगा और केस की शुरुआत करेगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं इंडाइटमेंट। ऑफिशियली किसी आदमी पे चार्जेस लगाना, जज साहब के सामने खड़ा करके उसकी केस की कार्रवाई को शुरू करना। तो अब डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी ये हो चुका है। कोर्ट में इनको घसीटा जा चुका है, चार्जेस भी इनके पढ़े जा चुके हैं। अब इनका केस चलेगा और कुछ दिनों में आपको मिल जाएगा इनका फाइनल आउटकम। सिचुएशन इसलिए कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि एक फॉर्मर प्रेसिडेंट के खिलाफ अमेरिका के ऐसा हो रहा है। कॉम्प्लिकेटेड आप देख चुके हैं, जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो, ट्विस्टेड हो, कन्वोल्यूटेड भी बोलते हैं पेचीदा को। और इंडाइटमेंट को बोलते हैं जी एक्यूजेशन और ब्लेमिंग। अब बढ़ेंगे आगे टाइटल पैराग्राफ पे, देखिए क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है विद डोनाल्ड ट्रम्प्स इंडाइटमेंट द यूएस पॉलिसी विल सी फर्दर पोलराइजेशन। कह रहा है जी डोनाल्ड ट्रंप की इंडाइटमेंट के साथ ही, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ऑफिशियली केस की शुरुआत होने के साथ ही, उनके ऊपर जो चार्जेज हैं वो जज साहब के सामने प्रेजेंट होने के साथ ही क्या होगा? सर जी होगा ये कि जो यूएस की पॉलिटी है ना, यूएस की जो राजनीति है, पॉलिटी और पॉलिटिक्स एक ही बात है ऑलमोस्ट। तो अमेरिका की जो पॉलिटिक्स है, अब वो देखेगी और ज़्यादा फर्दर पोलराइजेशन को, यानी कि ध्रुवीकरण को। पोलराइजेशन को हिंदी में ध्रुवीकरण बोलते हैं। अगर आप बहुत हिंदी नहीं समझते हैं तो आप इसको ऐसा समझें, जब भी इलेक्शन होता है तो कुछ वोटर्स बोलते हैं हम हिंदू हैं और कुछ वोटर्स बोलते हैं हम मुस्लिम्स हैं। तो ये है रिलीजियस पोलराइजेशन। कुछ वोटर्स बोलते हैं हम जनरल हैं और कुछ वोटर्स बोलते हैं हम ओबीसी, एससी या एसटी हैं। ये है कास्ट बेस्ड पोलराइजेशन। पॉलिटिशियंस का काम होता है इस तरीके से आपको डिवाइड करें कि पॉलिटिशियन के खुद का वोट बैंक अच्छे से तैयार हो जाए। इस प्रोसेस को बोलते हैं पोलराइजेशन या ध्रुवीकरण। अब जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर केस चलने शुरू हुए हैं, अमेरिका में पोलराइजेशन आप और ज़्यादा देखेंगे। कुछ लोग डोनाल्ड ट्रंप के साथ में खड़े होंगे और कुछ लोग जो बाइडेन के साथ में खड़े होते हुए आपको दिखेंगे। चलिए, पॉलिटी आपका सब्जेक्ट है, विल सी इसकी वर्ब है। पोलराइजेशन जो है ना, वो हमेशा एक बुरी चीज़ होती है, क्योंकि पोलराइजेशन के चक्कर में जब आप पढ़ते हैं तो किसी इंसान या किसी लीडर या किसी पार्टी के साथ में अपने आप को आप जोड़ लेते हैं, आप उसकी अंधी भक्ति करने लगते हैं। फिर आपका डेवलपमेंटल जो इश्यूज है उनसे ध्यान हट जाता है। आपका सारा ध्यान होता है इस पार्टी के लीडर को या पार्टी को कैसे डिफेंड करूं और अपनी आइडियोलॉजी को कैसे सुपीरियर बताऊं दूसरे की आइडियोलॉजी से। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस आर्टिकल की वोकैबुलरी पर नज़र डालेंगे। सारा आर्टिकल, सारी वोकैबुलरी एक साथ देख लोगे तो पढ़ने में आपको आसानी होगी। क्लास को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर से दें अगर ये क्लासेस आपकी पढ़ाई में कुछ वैल्यू एडिशन देती हैं तो। और उसी के साथ में जिन बच्चों को मॉक टेस्ट पासेस की ज़रूरत है, तो टेक्स्ट बुक की सेल एक्टिव हो गई है 3 दिनों के लिए। फ़ायदा ले सकते हैं आप 1 ईयर मॉक टेस्ट पास का 269 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पे।
इस पास के अंदर आपको लगभग 70,000 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, 700 से ज़्यादा एग्जाम्स के। सिंगल पास में एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज, डिफेंस सारे मॉक टेस्ट इंक्लूडेड हैं। इसी मॉक टेस्ट पास को आप अपग्रेडेड वर्जन में 449 में बाई कर सकते हैं। अपग्रेडेड वर्जन जो प्रो वर्जन है, इसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाते हैं अपने एग्जाम्स के मॉक टेस्ट की फॉर्म में, उनको भी अटैम्प्ट किया जा सकता है। तो ये एडिशनल फैसिलिटी है प्रो पास में, और नॉर्मल पास इस फैसिलिटी के बिना। जो भी पास की आपको नीड है कमेंट सेक्शन में जाएं, आपको दोनों के लिंक्स मिलेंगे। नॉर्मल पास आपको दिखाएगा 284 रुपये का, लेकिन आपको कोड लगाना है YT10। जैसे इस कोड को अप्लाई करेंगे कीमत इसकी हो जाएगी 269 रुपीज़। वैसे ही प्रो वाला पास है 499 का दिखाएगा, अगेन आपको कोड लगाना है YT10। कोड के लगने के बाद यही पास आपको 449 में मिलने लगेगा। अगर पासिस की ज़रूरत है तो कमेंट सेक्शन में लिंक रखा है। दिस इज़ द राइट टाइम टू बाय द पास वाइल दिस सेल इज़ एक्टिव। आज वो कैब भी अच्छी खासी है अपने पास, 6 वर्ड्स हैं। क्लासीफाइड से शुरू करना है। देखिए, क्लासीफाइड हर वो चीज़ है जिसका क्लासिफिकेशन हो चुका है, जिसको हमने एक खास कैटेगरी में जो है डाल दिया है, जो है ऑफिशियली सीक्रेट होने की। अगर कोई सरकारी फाइल है जो सिर्फ सरकार के बड़े लोग देख सकते हैं, PM CM देख सकते हैं, तो वो एक क्लासीफाइड फाइल है, पब्लिक डोमेन से बाहर है। हर कंट्री के कुछ क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये वर्ड आप यूज़ होता हुआ देखेंगे। विकीलीक्स फाउंडर बिकेम अ पॉलिटिकल टारगेट ओवरनाइट आफ्टर लीकिंग सेवरल क्लासीफाइड फाइल्स ऑन US वॉर एक्सेसेस। विकीलीक्स का जो फाउंडर है वो बन गया एक राजनीतिक टारगेट, पॉलिटिकल निशाना। और कैसे बना? रातों रात बना, ओवरनाइट बना। और कब? जब इस आदमी ने लीक कर दिया, इंटरनेट पे खुले में दिखा दिया, छोड़ दिया बहुत सारी ऑफिशियल सरकारी सीक्रेट फाइल्स को, जो थी अमेरिका की वॉर्स के अंदर की हुई जातियों के बारे में, गलत कामों के बारे में। तो अमेरिका गलत कामों की भी फाइलें बनाता है और उसको भी क्लासीफाइड करके अपने पास रखता है, लेकिन वो फाइलें जब से जूलियन असांज ने लोगों को दी हैं, तब से अमेरिका उसका दुश्मन बन चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ड आपने देख लिया है। नेक्स्ट वर्ड है अनपैरेलल्ड। देखिए, पैरेलल तो आप समझते ही हैं, हिंदी मीडियम वाले तो इसको बोलते हैं समानांतर। ये दो लाइंस हैं, ये पहली है AB और ये दूसरी है PQ। अगर इन दोनों के बीच के डिस्टेंस बराबर हैं तो ये लाइंस कभी भी नहीं मिलेंगी, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और ये कहलाएंगी पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस है ना, समानांतर। अब यहीं से इस वर्ड को आपको पकड़ना है। अगर आप अनपैरेलल्ड हैं या कोई भी चीज़ अनपैरेलल्ड है, तो मतलब उस जैसी कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं जो उसके सामने उतनी ही दूरी पे खड़ी होकर के उतनी ही लंबी हो। आ रही बात समझ में? जिसका कोई कंपैरिजन ना हो किसी और चीज़ के साथ में, जो अपने आप में ही अद्भुत हो, अपने आप में ही यूनिक और स्पेशल हो, दैट इज़ कॉल्ड अनपैरेलल्ड। इसको अनमैच्ड भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसका कोई मैच ही नहीं है, इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। हिस्टोरिकली स्टॉक मार्केट्स हैव यील्डेड अनपैरेलल्ड रिटर्न्स। ऐतिहासिक तौर पे स्टॉक मार्केट्स ने यील्ड किया है, प्रोड्यूस किया है ऐसी रिटर्न्स को, ऐसे मुनाफों को जो अनपैरेलल्ड हैं, जिनका कोई मैच नहीं है, जिनका कोई मुकाबला नहीं है। ठीक है। अनपैरेलल्ड को अनइक्वल्ड भी बोलेंगे फॉर ऑब्वियस रीजंस। इसको अनप्रेसिडेंटेड भी बोलते हैं। देखिए, प्रेसिडेंट मतलब मिसाल, अनप्रेसिडेंटेड मतलब जिसकी कोई मिसाल ना हो। ऐसी चीज़ जिसके जैसी चीज़ कभी कोई पहले हुई ना हो, जिसकी कभी मिसाल बनी ना हो। अनप्रेसिडेंटेड, अनपैरेलल्ड एक दूसरे के सिनोनिम। आज ये कॉम्प्लिकेटेड सा वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे। मैं वर्ड्स को आपको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा हूँ, ना कि इनको दिमाग में घुसाने की, है ना। ब्रेक करो, इनका मीनिंग समझो कैसे बने हैं ये, फिर आपको याद करना बड़ा आसान हो जाएगा। अगला वर्ड है एस्पिनाज। इसको तो आपको याद ही करना है। एस्पिनाज का मतलब होता है किसी के ऊपर जासूसी। ये जो स्पाइंग वर्ड है ना, स्पाइंग या सर्वेलेंस या स्नूपिंग, इसी का ही एडवांस्ड फॉर्म है एस्पिनाज। द गवर्नमेंट इज फेसिंग द चार्जेस ऑफ वाइड स्प्रेड एस्पिनाज। सरकार फेस कर रही है चार्जेस को बहुत बड़े स्केल पे जासूसी के, यानी एस्पिनाज के। ठीक है। तो एक इसका कॉमन सिनोनिम भी है ईव्स ड्रॉपिंग। ये भी याद रखें, ईव्स ड्रॉप करने का मतलब होता है बस यही है ना, जासूसी करना। ईव्स ड्रॉपिंग जो है इसी का सिनोनिम है। चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। मैकेनेशन। ये वर्ड लिखा जाता है मशीनेशन। मशीनेशन लिखा गया ना, मशीन से ही मशीनेशन बना दिया हमने, लेकिन इसको बोला जाता है मैकेनेशन। इसका मशीन से कोई कनेक्शन नहीं है। ये वर्ड बना है मैकियावेली नाम के इटालियन जो है डिप्लोमेट से। इंडिया में चाणक्य थे, इटली में मैकियावेली थे, जो सारी टैक्टिक्स, दांव पेच, पॉलिटिकल दांव पेच, इकोनॉमिक, सोशल, वो सब लोगों को सिखाते थे। तो मैकियावेली के जो दांव पेच थे, उसी से इस वर्ड को हमने बना दिया है मैकेनेशन।
कॉन्स्पिरेसी करना, किसी के खिलाफ षड्यंत्र करना, दांव पेच लगाना, मैन्यूवर करना, कलाबाजियाँ करना, है ना, इसको बोलते हैं मैकेनेशन। समझते हो ना दांव पेच का तो मतलब, साम दाम दंड भेद लगाना, अपने दुश्मन को गिराने की कोशिश करना, ये सब जो है दांव पेच कहलाते हैं। मैन्यूवर इसका कॉमन सिनोनिम है, लेकिन मैन्यूवर वर्ड की स्पेलिंग बड़ी मुश्किल होती है याद करनी, कई बार आपको करवा भी चुके हैं हम। क्या करना है आपको, आपको लिखना है मैनो, मैनो, ठीक है, मैनो, और उसके बाद लिखना है ईयू, और फिर लिखना है व्रे, VRE, मैन्यूवरे। अगर ऐसा करके लिखोगे तो मैन्यूवर नाम के वर्ड की सही स्पेलिंग आप लिख पाओगे। चलिए, इसका कॉमन सिनोनिम है कॉन्स्पिरेसी, आर्टिकल में देखेंगे। द पार्टी वॉज अक्यूज्ड ऑफ सेवरल मैकेनिशंस और कॉन्स्पिरेसीज टू सिक्योर द इलेक्शंस। पार्टी पे एक्यूजिशन लगा था बहुत सारे दांव पेचों का, मैन्यूवर्स का या षड्यंत्रों का, इलेक्शन को सिक्योर करने के लिए, चुनाव में जीत हासिल करने के लिए। चलिए, अगला वर्ड है अपना सेकंड लास्ट आज का, केओस। इसको बोला जा रहा है चाओस, दिखने में भी चाओस है, लेकिन इस वर्ड का मतलब होता है डिसऑर्डर, लॉलेसनेस, अराजकता, पेंडेमोनियम, डिसएरे। कहीं पे सिस्टम गिर जाए, सरकार गिर जाए, एडमिनिस्ट्रेशन खराब हो जाए, तो लोग सड़कों पे आ जाते हैं ना, तो वही होता है केओस। ये सभी इसके सिनोनिम्स आपको याद रखने हैं, अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं सारे, हैवोक, अपहेवल, अप्रोर, शैम्बल्स, है ना। After the Taliban took over Kabul, there was an atmosphere of chaos on the streets. जब तालिबान ने टुक ओवर कर लिया काबुल को, कब्जा जमा लिया काबुल पे, तो एक वातावरण था, एटमॉस्फेयर था केओस का, अराजकता का, वहाँ की सड़कों पे। लास्ट वर्ड है आज का, टॉपल। टॉपल, टॉपल का मतलब पता है क्या होता है, किसी को धक्का दे के लुढ़का देना। कोई आदमी खड़ा है यहाँ पे ऊपर छत पे, आपने धक्का दिया और नीचे गिर गया, तो आपने उसको टॉपल कर दिया। टू कोज समवन या समथिंग टू टम्बल बाय पुशिंग। अब देखो, धक्का देने के लिए तो वर्ड यूज होता ही है, किसी को लुढ़का देने के लिए जनरली ऊपर से नीचे की तरफ, है ना, ढलान की तरफ। वहीं दूसरा ये वर्ड का जो इस्तेमाल होता है वो होता है सरकारों को उखाड़ फेंकने के लिए। किसी कंट्री की जो गवर्नमेंट है, जो टॉप पे बैठी है, आपने कैसे भी करके उसको लुढ़का दिया ना, तो आपने सरकार को टॉपल कर दिया है। समझ पा रहे हो ना, दोस्त को धक्का दिया वो भी टॉपल है, अगर पड़ोसी देश की सरकार गिरा दी वो भी टॉपल है। द USA हैज़ बीन अक्यूज्ड ऑफ टॉपलिंग सेवरल एडवर्सरियल रिजीम्स इन द मिडल ईस्ट। अमेरिका पे एक्विजिशन लगा है टॉपल करने का, धक्का देकर लुढ़काने का, बहुत सारे दुश्मनी वाले रिजीम्स को, एडवर्सरियल रिजीम्स को मिडल ईस्ट में। मिडल ईस्ट तो आप जानते ही हैं ना। एडवर्सरियल का मतलब होता है जो आपका एडवर्सरी हो, जो दुश्मन हो, जो जिस रिजीम से यूएस को दुश्मन होती है, चाहे सीरिया में हो चाहे इराक में हो, वहाँ पे उस रिजीम को चेंज करवाने की कोशिश करते हैं। इसको ओवरथ्रो, अपेंड और कैप्साइज भी बोलते हैं। ये वर्ड आर्टिकल में आज आप देखेंगे। पांचों वर्ड्स, 6 वर्ड्स डिटेल में हो गए। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी दें किस बारे में लिखा हुआ है। देखिए, समरी ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट हैं और बहुत ही कंट्रोवर्शियल बातें और कंट्रोवर्शियल काम भी करते आए हैं। अगले साल के चुनावों में जो बाइडन को ये टक्कर देने वाले हैं, लेकिन इनके पास सामने समस्या ये है कि इनके ऊपर अमेरिका की अलग अलग अदालतों में अलग अलग जो है केसेस चल रहे हैं। किसी अदालत में केस चल रहा है कि इन्होंने सरकारी सीक्रेट फाइल्स को अपने घर दबा के रखा हुआ है प्रेसिडेंट की कुर्सी छोड़ने के बाद भी। किसी केस में इनके ऊपर ऐसा इल्ज़ाम है कि इन्होंने दंगे भड़काए, अमेरिका के इलेक्शंस में धांधली की। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि इतने इंडाइटमेंट इनके हो चुके हैं कि अब इससे और ज़्यादा पोलराइजेशन होगा। अपने चुनावी कैंपेन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप इन इंडाइटमेंट्स का फ़ायदा उठाएंगे, अमेरिका के वोटर्स को भड़काएंगे, और इसके लिए अमेरिका की सरकार को ये करना है कि कोई भी केस जो इनके ऊपर चलाया जाए वो झूठा ना हो। सच्चे केस चलाओगे तो सही इंसाफ दिखेगा लोगों को भी, अगर झूठे केस चलाओगे तो डोनाल्ड ट्रंप जो है लोगों को भड़काने में कामयाब हो जाएंगे। बस आज इसकी यही समरी है। कंसर्न टोन है अमेरिकन पॉलिटी के लिए। दूसरी आज की टोन है क्रिटिकल, क्रिटिकली एनालाइज कर रहा है पूरे इश्यू को, मामला क्या चल रहा है। एनालिटिकल या क्रिटिकल टोन, समझ गए ना, एनालिसिस के ऊपर जो बेस्ड होती हैं। चलिए अब शुरू करते हैं आर्टिकल को। कह रहा है द इंडाइटमेंट ऑफ फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बाय अ फेडरल ग्रैंड ज्यूरी इन द investigation by the Department of Justice or DOJ into his alleged mishandling of several of classified documents creates an unprecedented political situation। लंबा सेंटेंस है, इतना ही पढ़ लो। कह रहा है जो इंडाइटमेंट है, जो डोनाल्ड ट्रंप को पकड़ के कोर्ट में ला करके उसके सारे गुनाह या सारे ब्लेम्स जज साहब के सामने रखने का जो काम है, और किसका, डोनाल्ड ट्रंप का, अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट का। और किसके द्वारा, एक ग्रांड जूरी के द्वारा, एक बहुत बड़ी जूरी के द्वारा। ग्रांड मतलब बड़ी और जूरी का मतलब होता है बेंच, जिसमें लोग कई सारे जजेस बैठते हैं ना, जूरी बोलते हैं इसको। तो कह रहे जी जजेस की एक बेंच के द्वारा इंडाइटमेंट का जो काम है, और किसमें, एक इन्वेस्टिगेशन में
जो करवाई गई है अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा, अमेरिका के उस मंत्रालय के द्वारा जो कि जुडिशरी को कंट्रोल करता है। और ये सारी इन्वेस्टिगेशन किस में है भाई? ये हैं इनके कथित तौर पे मिस हैंडलिंग में, गलत तरीके से हैंडल करने में। सैकड़ों क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को, बहुत सारे सरकारी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को। कह रहे हैं ये जो इंडाइटमेंट है ना इस प्रकार की, जो ऐसे ऐसे हुई है, इसके द्वारा हुई है, इस वजह से हुई है, ये इंडाइटमेंट क्रिएट करती है, ये इंडाइटमेंट बना देती है। और किसको? एक अनप्रेसिडेंटेड सी पॉलिटिकल सिचुएशन को, एक ऐसी पॉलिटिकल सिचुएशन जिसका कोई प्रेसिडेंट नहीं है, कोई मैच नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। और कब ये हो रहा है सारा काम? अहेड ऑफ 2024 अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, 2024 के अमेरिका के प्रेसिडेंट के चुनाव से अहेड ऑफ यानी कि बिफोर। अहेड ऑफ का मतलब क्या होता है? पहले यानी कि बिफोर। लंबा सेंटेंस है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कुछ मुश्किल इसमें था नहीं। इंडाइटमेंट हुआ है जूरी के द्वारा, जूरी कर रही है इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कि क्यों इस आदमी ने क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को अपने घर रखा है, मिस हैंडल किया है। और ये इंडाइटमेंट एक बहुत ही यूनिक सी सिचुएशन को बना रही है वहाँ अमेरिका में, चुनावों से पहले अगले साल 2024 के। इंडाइटमेंट सब्जेक्ट है, क्रिएट्स इसकी वर्ब है, जूरी का मतलब आप समझते हैं, है ना? अ ग्रुप ऑफ जजेस जो किसी मामले की सुनवाई कर रहे हो। क्लासिफाइड मतलब ऑफिशियली जो सीक्रेट हो, जो किसी को बताया ना जा सके, सरकार खुद छुपा के रखे। अनप्रेसिडेंटेड हर वो चीज़ है जिसका कोई प्रेसिडेंट नहीं है, जिसका कोई मैच नहीं है, जो मैचलेस है, अनमैच्ड है, अनपैरेलल्ड है। बढ़े आगे। कह रहा है जी, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन यूएस हिस्ट्री दैट अ फेडरल गवर्नमेंट इज ब्रिंगिंग चार्जेस अगेंस्ट अ फॉर्मर प्रेसिडेंट। कह रहा है ये पहली दफ़ा है, दिस इज द फर्स्ट टाइम अमेरिका की हिस्ट्री में, अमेरिका के इतिहास में। अच्छा, किस चीज़ के लिए? वो ये कि एक फेडरल गवर्नमेंट जो है, एक सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, फेडरल गवर्नमेंट मतलब अमेरिका की सभी स्टेट्स के ऊपर एक जो सेंटर बैठा है वो फेडरल कहलाता है। कि एक जो सरकारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ब्रिंग कर रही है, लेकर के आ रही है चार्जेस को, यानी आरोपों को। और किसके खिलाफ? एक पुराने प्रेसिडेंट के खिलाफ, फॉर्मर राष्ट्रपति के खिलाफ। दिस की वर्ब है इज, फेडरल गवर्नमेंट की वर्ब है इज ब्रिंगिंग। अच्छा, और क्या हो रहा है? कह रहे जी, अकॉर्डिंग टू मिस्टर ट्रम्प्स लॉयर्स, द रिपब्लिकन पार्टी लीडर फेसेस several counts of charges, including violation of the Espionage Act and conspiracy to obstruct justice। कह रहा है जी, ट्रंप के लॉयर के हिसाब से, अगर ट्रंप के वकील की बात सुने तो रिपब्लिकन पार्टी का जो लीडर है ये फेस कर रहा है 7 तरह के चार्जेस को, 7 काउंट ऑफ चार्जेस को। अच्छा, क्या क्या फेस कर रहा है उनमें से? कह रहा है जिसमें शामिल है वॉयलेशन यानी कि उल्लंघन अमेरिका के एस्पिनाज एक्ट का। अब ये कोई एक्ट होगा अमेरिका का जिसमें जासूसों को सेव करके रखा जाता है ना, अमेरिका में जो एस्पिनाज करने वाले सरकारी जासूस हैं उनकी आइडेंटिटी को बचा के रखा जाता है। कह रहा है जी, इस तरह के एक्ट की इसने वायलेशन की है। और उसमें कौन सा चार्ज शामिल है? कॉन्स्पिरेसी है, एक षड्यंत्र है जस्टिस को ऑब्स्ट्रक्ट करने का, न्याय के रास्ते में टांग फंसाने का। ऑब्स्ट्रक्ट करना समझते हैं ना, किसी चीज़ को रोकना, स्टॉप करना, रास्ते में टांग फंसाना। तो यही कॉन्स्पिरेसी भी जो है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ऐसा आरोप लगा कि इसने भी ऐसी कॉन्स्पिरेसी की है। चलिए, लीडर की वर्ब है फेसिस, रिपब्लिकन लीडर कौन है यहाँ पे? डोनाल्ड ट्रंप ही हैं, उन्हीं की बात हो रही है। सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब है। वॉयलेशन का मतलब होता है ब्रीच या उल्लंघन, किसी चीज़ को, कानून को तोड़ना। एस्पिनाज आपको मैंने एक्ट तो चलो ठीक है, ये तो अमेरिका का एक्ट होगा एस्पिनाज एक्ट, लेकिन एस्पिनाज वर्ड का मतलब आप समझ गए हैं, स्पाइंग को बोलते हैं, स्नूपिंग या ईव्स ड्रॉपिंग को बोलते हैं, जासूसी को बोलते हैं। इसको बोलो, 2 बार बोलोगे तभी ये वर्ड जुबान पे बैठेगा, नहीं तो आप इसको बोलोगे एस्पाइनेज। ऐसा नहीं है, ये है एस्पिनाज। कॉन्स्पिरेसी, मैकेनिशन, प्लॉटिंग, कबाल, मैन्यूवर, है ना, आपके षड्यंत्र की बात करते हैं। और ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब आप देख चुके हैं, टांग फंसाना, रोकना, किसी चीज़ को आगे बढ़ने से स्टॉप करना। कह रहे जी, प्रोसिक्यूटर्स से मिस्टर ट्रम्प डेलिबरेटली विदल्ड सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स इवन आफ्टर दे डिमांडेड द रिटर्न ऑफ सच पेपर्स। अब देखो, ये डोनाल्ड ट्रंप के एक वकील ने बताया। अब सरकारी वकील क्या बता रहा है जो डोनाल्ड ट्रंप को कोर्ट में घसीट के लाया है? कह रहा है जी, जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, जो सरकारी वकील हैं, जो कि किसी आदमी पे केस चलाते हैं सरकार की तरफ से, कह रहे लीगल प्रोसिक्यूटर्स ऐसा बोल रहे हैं, गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर्स, कि मिस्टर ट्रंप जो हैं उन्होंने डेलिबरेटली यानी कि जानबूझ करके, इंटेंशनली विदहेल्ड किया, अपने पास रोक करके रखा, अपने पास बना करके रखा बहुत ही सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स को, संवेदनशील कागज़ों को। और कब? कह रहा है जी, यहाँ तक कि सीज के बाद में, इवन आफ्टर, जब इन प्रोसिक्यूटर्स ने, इन दे ने डिमांड किया था इन डॉक्यूमेंट्स की वापसी को, इनकी रिटर्न को।
तो सरकारी वकीलों का यही कहना है, हमने इस आदमी को बोला था कि अब तू प्रेसिडेंट नहीं है, फाइलें वापस दे के जा, घर पे मत रख, पर इस आदमी ने फाइलें दी नहीं हमें, आज भी अपने पास रख के बैठा है। तो इनका केस बनता है ये। कह रहे जी विच वर रिकवर्ड थ्रू अ सर्च वारंट एट हिज मार अ लगो रेसिडेंस इन फ्लोरिडा। कह रहा है ये वही फाइलें हैं जो रिकवर की गई थी एक सर्च वारंट के जरिए उनके उस घर में, रेसिडेंस में, जिसका नाम ही है मारे लगो, ठीक है, और ये था फ्लोरिडा के अंदर। तो ये सारा मामला है, डॉक्यूमेंट्स पहले दिए नहीं और बाद में इनके घर से जाकर के लाए गए। प्रोसिक्यूटर्स की वर्ब है से, ट्रंप की वर्ब है, विदहेल्ड। विदहेल्ड करना मतलब किसी चीज़ को अपने पास बनाए रखना, अपनी जेब में रखना, अपने कब्जे में रखना। ये वर्ड बना है विद प्लस में होल्ड करने से। आपने होल्ड करके रखा है, पकड़ के रखा है अपने साथ, यानी विद योर सेल्फ। आ रही बात समझ में? विद होल्ड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विद हेल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये सेकंड फॉर्म विद हेल्ड लगी हुई है विद होल्ड की। बड़े आसानी से वर्ड्स को याद रखा जा सकता है अगर उनके पीछे का लॉजिक समझने की कोशिश करें और उनको यूज़ करें। डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझ करके, विलफुली, इंटेंशनली। ट्रंप की दूसरी दे की वर्ब है डिमांडेड। दे आया है प्रोसिक्यूटर्स के लिए जब इन्होंने डिमांड किया था। डिमांड और रिक्वेस्ट वर्ब अपने बाद में फॉर कभी नहीं लेगी। आप कभी भी ऐसा नहीं बोलते हो कि डिमांडेड फॉर द रिटर्न, डिमांडेड फॉर, रिक्वेस्टेड फॉर द रिटर्न, है ना। ये ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, बिना किसी प्रेपोजिशन के अपना ऑब्जेक्ट लेती हैं। याद रखना है इस मामले को, डिमांड फॉर फिर कहीं लगा हुआ मिल जाए, वर्ब फॉर्म में डिमांड लिखा हो, वर्ब हो, नाउन नाउ वर्ब हो, तो फिर फॉर नहीं आएगा। विच आया सच पेपर्स के लिए, विच की वर्ब है वर रिकवर्ड। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इनफैक्ट ये डॉक्यूमेंट्स आज भी रिकवर किए जा रहे हैं ट्रंप की बेनामी प्रॉपर्टीज से। ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज जो ट्रंप की हैं लेकिन समझ गए ना, उनके नाम से नहीं है, ऐसी प्रॉपर्टीज से डॉक्यूमेंट्स आज भी रोज़ थोड़े थोड़े करके रिकवर होते हैं। कह रहा है फॉर मिस्टर ट्रंप हु assailed Hillary Clinton, Miss Hillary Clinton, in 2016 presidential election campaign over her use of a private server. This is an embarrassing situation. कह रहे जी मिस्टर ट्रंप के लिए जिन्होंने असेल किया था, असोल्ट किया था, हमला किया था। असेल का मतलब है वर्बली या फिजिकली असोल्ट करना किसी पे, तो इस केस में तो मेरे ख्याल वर्बली किया होगा। कह रहे ट्रंप ने जिन्होंने वर्बली हमला किया था हिलैरी क्लिंटन पे, इनके चुनावी जो है प्रतिद्वंदी पे 2016 के चुनावों में। और कब? वही 2016 के इलेक्शन कैंपेन में। और किसके लिए? उस लेडी के उस इस्तेमाल के लिए, यूज़ के लिए जो था एक प्राइवेट सर्वर का। हिलैरी क्लिंटन अपने ईमेल को अपने घर के बेसमेंट में एक सर्वर बना के वहीं पे स्टोर करती थी, तो अमेरिका के सारी इन्फॉर्मेशन इनके सर्वर में ऐड हो गई थी। कह रहा है जी इस काम के लिए जब इन्होंने असेल भी किया था ना ट्रंप ने, अब उनके लिए, खुद के लिए ये बड़ी एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। कुछ ऐसा ही काम ट्रंप भी करके बैठे हैं। आगे बात समझ में? ट्रंप के लिए हु आया है, हु की वर्ब है असेल्ड, असेल करना, किसी पे हमला करना। दिस की वर्ब है इस। एम्बैरेसिंग का मतलब है एम्बैरेस करने वाली, आपको क्या करने वाली, थोड़ा सा ह्यूमिलेट करने वाली, है ना। चलिए, प्राइवेट सर्वर मैंने आपको समझा दिया। आप ईमेल कर रहे हो तो गूगल के सर्वर से कर रहे हो, लेकिन आप अगर खुद का सर्वर बना लो और अपने नाम से ही एक .com बना के अपनी ईमेल आईडी बना लो, तो सारा डॉक्यूमेंट, सारा जो ईमेल्स है आपके खुद के सर्वर में स्टोर होगा बिना किसी से शेयर हुए। तो उस केस में जो मिस हिलेरी क्लिंटन जो थी, जब ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी अमेरिका की, ऐसा कह लो गृह मंत्री थी, तब ये सरकारी ईमेल्स अपने सर्वर में स्टोर कर रही थी, सरकारी इन्फॉर्मेशन अपने घर पे रख के बैठी थी। कह रहा है ही ऑलरेडी फेसेस क्रिमिनल चार्जेस इन इन्वेस्टिगेशंस बाय द मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ओवर द पेमेंट ऑफ हश मनी टू एन एडल्ट फिल्म एक्टर इन 2016। कह रहा है वो इस चीज़ को भी फेस कर रहे हैं, इस मामले को भी जो है समझ रहे हैं ना, देख रहे हैं, जो है क्रिमिनल चार्जेस का। और कुछ किस में भाई? उन इन्वेस्टिगेशंस में जो मैनहट्टन के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के द्वारा लगाई गई है, मैनहट्टन के सरकारी प्रोसिक्यूटर, सरकारी जो है वकील के द्वारा लगाए गए हैं। और किस चीज़ को लेके? पेमेंट को लेकर के, चुप रहने के पैसे की, हश मनी की, एक अडल्ट फिल्म एक्ट्रेस को 2016 में। तो इन्होंने, कोई पॉर्न मूवी एक्टर थी जिससे इनके कुछ कनेक्शंस थे, तो 2016 में जब ये प्रेसिडेंट के लिए लड़ रहे थे ना, तो उसको चुप रहने के कुछ पैसे दिए थे, हश मनी दी थी। इसके ऊपर भी ये चार्जेस फेस कर रहे हैं। चार्ज ये नहीं है कि पॉर्न फिल्म की एक्ट्रेस से इनके क्या संबंध थे और क्या पैसे दिए थे। इन भाई साहब ने चार्जेस, जो पैसे दिए हैं ना, वो सरकारी खजाने में से दिए हैं, रिपब्लिकन पार्टी के फंड में से, या जो अमेरिकन गवर्नमेंट है उसकी ट्रेजरी में से। मतलब अपने पाप जो है छुपाने के लिए पैसा जो दिया ना, वो सरकारी खजाने में से दिया था। इसके ऊपर इनके ऊपर केस चल रहा है कि सरकारी खजाने को कहाँ दे रहे हो आप, किसको दे रहे हो। ही की वर्ब है फेसिस। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है प्रोसिक्यूटर इन जॉर्जिया इज प्रोबिंग alleged attempt by Mr. Trump and his allies to topple the results of 2020 presidential elections.
कह रहा है फिर जॉर्जिया में भी एक सरकारी वकील है, एक प्रोसिक्यूटर है, वो प्रोब कर रहा है, जांच कर रहा है कथित तौर पे उन कोशिशों की, अटेम्प्ट्स की जो थी मिस्टर ट्रंप के और उनके दोस्तों के द्वारा, उनके अलाइज के द्वारा, उनके सहयोगियों के द्वारा, और जो थी टॉपल कर देने की, लुढ़का देने की, उल्टा कर देने की, गिरा देने की रिजल्ट्स को 2020 के प्रेसिडेंट के चुनावों के, जिसमें ट्रंप हारे थे। कह रहा है जी विद चार्जेस एक्सपेक्टेड इन अगस्त, और कह रहा है इसके अंदर इंडाइटमेंट जो है, चार्जेस जो हैं इसी साल के अगस्त के महीने में एक्सपेक्टेड है। तो 2020 में प्रेसिडेंट चुनावों में जब ये हारे थे, फिर कैपिटल हिल में दंगा हुआ था, है ना, तोड़ के गए थे लोग पूरी बिल्डिंग को, तो वो जो सारे चार्जेस इनके ऊपर लग रहे हैं ना, उसमें भी अब इनके ऊपर केस चलने ही वाला है, अगस्त के अंदर शुरू हो जाएगा। प्रोसिक्यूटर की वर्ब है इज प्रॉपिंग। टॉपल का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को लुढ़का देना। भाई चुनाव में जीते जो हैं जो बाइडन और हारे हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन जब इसको टॉपल कर देंगे, लुढ़का देंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप जीते हुए हो जाएंगे, जो बाइडन चुनाव जीत के भी हार जाएंगे। इलेक्शंस के रिजल्ट को ऊंधा करने की कोशिश की गई है। कह रहा जी फ्रेश चार्जेस परस्यूड बाय द फेडरल गवर्नमेंट विल फर्दर डीपन हिज लीगल ट्रबल्स। कह रहा है ये जो फ्रेश चार्जेस हैं जो परस्यू किए जा रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट के द्वारा सरकारी फाइलों को छुपा के रखने के, कह रहा है ये और ज़्यादा डीपन करेंगे और ज़्यादा गहराएंगे उनकी कानूनी परेशानियों को, लीगल ट्रबल्स को। और कब? जस्ट व्हेन द इलेक्शन कैंपेन इज हीटिंग अप। बिल्कुल तभी जब इलेक्शन का कैंपेन शुरू हो रहा है, हीटअप हो रहा है, एस्केलेट हो रहा है, इंटेंसिफाई हो रहा है। चलिए, फ्रेश चार्जेस की वर्ब है विल डीपन, इलेक्शन कैंपेन की वर्ब है इज हीटिंग अप। चलिए, फर्स्ट पैराग्राफ हो गया आपका। एक ग्रामर कॉन्सेप्ट था कलेक्टिव नाउन्स के ऊपर, फटाफट इसको देख लो, फिर अपने सेकंड पैराग्राफ पे आएंगे। डोनाल्ड ट्रंप और वहाँ की सरकार को क्या करना चाहिए इस पैराग्राफ में आपको बताया जाएगा। कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं? ऐसे नाउन जो कुछ चीज़ों के या कुछ लोगों के कलेक्शन से बने हों, जैसे कि बैंड, बैंड में कुछ मेंबर्स होंगे, कोई गिटार बजाएगा, कोई गाना गाएगा, कोई ड्रम बजाएगा। जैसे हर्ड, हर्ड के अंदर मतलब, हर्ड मतलब जानवरों का ग्रुप जो सुबह सुबह शाम तो चरने जाते हैं ना, जैसे भेड़े भेड़े होती हैं, तो हर्ड में एक भेड़ तो होगी नहीं, बहुत सारे भेड़ होंगे, है ना। कपल में दो लोग होंगे, बंदा या बंदी होंगे, आजकल बंदे बंदे बंदी बंदी भी हो सकते हैं। फैमिली में, परिवार में कुछ लोग होते हैं, है ना, 4 5 10 लोग। ऑडियंस के अंदर भी कुछ लोग होते हैं जो किसी परफॉर्मेंस को देख रहे होते हैं। टीम के अंदर भी कुछ मेंबर्स होंगे, कमेटी या काउंसिल में भी कुछ लोग होंगे। ऑडियंस मैंने दूसरी बार लिख दिया, तो यहाँ काउंसिल लिख लो। अब ये सारे कलेक्टिव नाउन्स जो है ना, अलग तरीके से बिहेव करते हैं जब ये वर्क एज ए यूनिट करते हैं। अगर पूरा परिवार किसी काम को एक साथ कर रहा है एज ए फैमिली, तो उस परिवार को, फैमिली को आपको सिंगुलर वर्ब देनी है और उसके लिए प्रोनाउन लगाना है, वो सिंगुलर प्रोनाउन लगाना है। लेकिन अगर परिवार के इंडिविजुअल मेंबर्स किसी काम को कर रहे हैं अलग अलग इंडिविजुअल कैपेसिटी में, तब आपको उनको प्लूरल वर्ब देनी है। ये फैमिली नाम का नाउन जो है प्लूरल बन जाएगा। तो ये नाउन्स सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं, आपको चेक करना पड़ेगा किस कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। समझ गए कॉन्सेप्ट? अब वो कैसे चेक करना है आपको मैं बता देता हूँ। नाउन्स आप याद कर लो, कलेक्टिव नाउन्स आपके सामने लिखे हुए हैं। और भी होते हैं, 500 1000 होंगे ऐसे, मैंने तो वो लिख दिए हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। द टीम इज या आर लीविंग द होटल इन इट्स या देयर कार्स। टीम जो है होटल को लीव कर रही है, होटल को छोड़ रही है अपनी कारों में। मुझे बताओ, क्या टीम एक साथ होटल छोड़ेगी? मान लो टीम में 11 आदमी हैं, वो क्या 11 आदमी एक साथ होटल में पाँव रखेंगे बाहर, फिर अपनी कार में बैठेंगे, एक साथ बैठेंगे और फिर एक साथ चलेंगी वो कारें? ऐसा होना पॉसिबल है क्या? अब आप ये मत बोलना सर हाँ सर पॉसिबल तो है, वो पूरा सेट कर ले मामला, 11 आदमी एक साथ पाँव बाहर रखें तो अपने बोल देंगे कि टीम ने एक साथ काम किया है। रियल लाइफ में कॉमन सेंस से क्या ये चीज़ होती है या नहीं होती? नहीं होती। मतलब टीम वाले होटल छोड़ रहे हैं, टीम के मेंबर्स इंडिविजुअल कैपेसिटी में होटल से निकल रहे हैं और अपनी अपनी कार में निकलेंगे, सब अपने अपने हिसाब से। मैंने कार्स लिखा है, सबकी अलग अलग कार है। ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में होने वाला काम है। तो टीम एक प्लूरल नाउन है, इंडिविजुअल से मिलके बना नाउन है। आप यहाँ लिखेंगे टीम आर लिविंग द होटल एंड होटल इन देयर कार्स। इट्स कार्स नहीं, देयर कार्स। समझ गए? चलो अब दूसरा देखो, यही वाला टीम से। द टीम हैव या हैज़ लॉस्ट द मैच। टीम ने मैच को लूज कर दिया है। अब मुझे बताओ, क्या टीम ने मैच को एक वर्किंग यूनिट की तरह लूज किया है या इंडिविजुअल जो है टीम के खिलाड़ियों ने लूज किया है? भाई टीम का कैप्टन तो हार गया, विकेट कीपर तो जीत गया मैच, है ना, बॉलर मैन ऑफ द मैच है ना, जो मेन जो ओपनिंग बैट्समैन था वो टूर्नामेंट जीत गया। ऐसा हो सकता है क्या? जीतेगी तो एक साथ, हारेगी तो एक साथ। यहाँ पे टीम इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम नहीं करेगी, वर्किंग एज ए यूनिट होगी, यहाँ पे लगेगी सिंगुलर वर्ब। अगर इतना समझ गए तो ये कॉन्सेप्ट आपको आ गया।
दो सेंटेंसेस आप सभी को दे रहा हूँ, इनको सही करो, सॉल्यूशन निकालो। इज लगाना है, आर लगाना है, हैज़ लगाना है, हैव लगाना है। कमिटी इश्यू पे डिवाइडेड है, कमेटी के अंदर लोग इस इश्यू पे बटे हुए हैं, क्या वर्ब लगाऊं? और कमेटी ने अपना आखिरी फैसला दे दिया है, पूरी कमेटी ने एक साथ दिया है या अलग अलग मेंबर्स ने अपना वर्डिक्ट दिया होगा, इस केस में क्या लगाऊं? कोशिश करो, कमेंट्स में डालो, सही या गलत आपको वहीं कमेंट्स में बताएंगे। बढ़े आगे, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। कोशिश यही है कि आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में इन कॉन्सेप्ट्स को समझाया जाए। कह रहे जी, इफ़ इन न्यूयॉर्क द हश मनी इन्वेस्टिगेशन वॉज इनिशिएटेड बाय अ डेमोक्रेट अटॉर्नी, द क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स प्रोब वॉज बाय अ स्पेशल काउंसिल अपॉइंटेड बाय द डीओजे और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। कह रहा अगर न्यूयॉर्क में उस पॉर्न एक्ट्रेस को चुप रहने के पैसे देने की जो जांच चल रही है, सरकारी पैसे अपने किसी मामले को छुपाने की जो जांच चल रही है, कह रहा है अगर वो शुरू की गई थी पैसिव वॉइस में, उस जांच को इनिशिएट किया गया था डेमोक्रेट अटॉर्नी के द्वारा, डेमोक्रेट पार्टी के एक वकील के द्वारा, तो कह रहे हैं वहीं पे जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स की जो प्रोब है वो शुरू की गई थी एक स्पेशल काउंसिल के द्वारा, स्पेशल वकील के द्वारा, जिसको अपॉइंट किया गया है वहाँ के न्यायालय के द्वारा, वहाँ की डीओजे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा। अब ये कौन सा डीओजे है भाई, कौन सी न्यायालय है? हुज हेड अटॉर्नी जनरल मैरिक बी गार्लैंड इज़ अ बाइडन पिक। कह रहा है ये वही न्यायालय है जिसका हेड जो है, जिसका चीफ जो है, जिसको अटॉर्नी जनरल बोलते हैं वहाँ, वो जिसका नाम है ये है ना, कह रहा है वो एक बाइडन का पिक है, वो बाइडन का चुना हुआ प्रत्याशी है। अमेरिका में प्रेसिडेंट्स ही वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करते हैं अपने हिसाब से, है ना, किसी सीनियर जज को, जूनियर को सीनियर बना के सुप्रीम कोर्ट का जज बना देते हैं। तो जो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने हिसाब से करेंगे, बाइडन अपने हिसाब से करेंगे। तो कहने का मतलब ये दोनों ही केस बाइडन के लोगों के द्वारा इनके ऊपर चलाए गए हैं, डेमोक्रेट अटॉर्नी हो या फिर बाइडन के द्वारा चुना हुआ सुप्रीम कोर्ट का जज हो। इन्वेस्टिगेशन की वर्ब है वॉज इनिशिएटेड, प्रोब की वर्ब है वॉज इनिशिएटेड। दूसरी बार इस वर्ब को रिपीट नहीं किया गया, पहली बार लिखा था छोड़ के दूसरी बार छोड़ दिया गया। चलिए, हेड की वर्ब है हिज। काउंसिल वर्ब का वर्ड का मतलब समझें। देखिए काउंसिल जो है ना, काउंसिल ये एक नाउन भी है, एक वर्ब भी है। नाउन फॉर्म में इसका मतलब होता है कोई वकील या फिर एडवाइस। मैं आपको सलाह दूं तो वो भी काउंसिल है, और मैं अगर कोई वकील हूं तो मैं तो भी काउंसिल हूं, क्योंकि वकील का काम सलाह देना ही तो होता है आपको, है ना। और वर्ब फॉर्म में भी काउंसिल वर्ब काम करता है, और इसका मतलब होता है किसी को एडवाइस देना। आई विल काउंसिल यू ऑन दिस मैटर, मैं इस मैटर पे आपको सलाह दूंगा। इस वर्ड को जो सलाह और वकील से जुड़ा है, काउंसिल नाम के वर्ड से कंफ्यूज मत करना। समझ पा रहे हो भाई, ये वर्ड ऐसे कई मीनिंग्स है, लेकिन इस वर्ड से कोई कनेक्शन नहीं है इस वर्ड का। ये दूसरा जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है कमिटी या लोगों का ग्रुप, है ना। चलिए, आज के क्विज में काउंसिल और काउंसिल दोनों के बीच का फर्क आपसे पूछा गया है। कह रहा है जी, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स वर फाउंड एट द रेसिडेंसीज ऑफ मिस्टर बाइडन, फॉर्मर वीपी माइक पेंस एंड मिस्टर ट्रम्प लास्ट ईयर। कह रहे क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पाए गए थे घरों में, रेसिडेंसीज में, मिस्टर बाइडन के भी, अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति के भी, माइक पेंस जिसका नाम है, और ट्रंप के घर भी इस साल, तो तीनों के घर ही पाए गए हैं। कह रहा है वाइल अ सेपरेट स्पेशल काउंसिल प्रोब इनटू मिस्टर बाइडन्स हैंडलिंग ऑफ क्लासिफाइड पेपर्स at the time when he was the vice president is yet to conclude, the DOJ had decided not to seek criminal charges against Mr. Pence। कह रहे जी, जहां एक अलग स्पेशल काउंसिल जो प्रोब है, वकील की जो एक जांच है बाइडन की हैंडलिंग में क्लासिफाइड पेपर्स की, सीक्रेट पेपर्स की, और ऐसे वक्त जब वो वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे बराक ओबामा के, कह रहे जी उस केस में जो उनके घर डॉक्यूमेंट मिले हैं उसकी प्रोब अभी भी कंक्लूड होना बाकी है, उसका रिजल्ट आना बाकी है। वहीं पे अमेरिका की डीओजे ने, डिपार्टमेंट जस्टिस ने डिसाइड किया है कि वो कोई भी क्रिमिनल चार्ज नहीं लगाएंगे माइक पेंस के खिलाफ, अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति के खिलाफ। और ये कौन है माइक पेंस? हु इज चैलेंजिंग मिस्टर ट्रम्प इन रिपब्लिकन प्राइमरीज। ये वही आदमी है जो ट्रंप को चैलेंज कर रहा है रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार बन के प्राइमरीज के चुनाव में, अमेरिका के राष्ट्रपति के जो है पहले चरण में, पहले फेज में। प्राइमरीज और सेकेंडरीज के चुनाव होते हैं, फिर राष्ट्रपति का वहाँ से इलेक्शन होता है। ये सेंटेंस लंबा है, लेकिन समझे या नहीं समझे ये बताओ भाई। ट्रंप के ऊपर भी ये लगा कि ये सीक्रेट फाइलें घर रखता है, बाइडन के ऊपर भी लगा कि ये भी घर रखता है, माइक पेंस भी घर पे रखता था, तीनों के घर पे फाइलें मिली हैं। लेकिन बाइडन की तो अभी तक जांच पूरी ही नहीं हुई, और माइक पेंस के खिलाफ कोई क्रिमिनल चार्ज लगाए ही नहीं गए। बस ट्रंप को कटघरे में घसीटा गया है, इस पूरे मामले में उनका ही इंडाइटमेंट हुआ है।
इससे एक ऐसी इमेज बन रही है जो काफ़ी हद तक जस्टिफाइड भी लग रही है कि ट्रंप को ही परेशान किया जा रहा है। वो मामला जिसमें तीनों को सज़ा मिलनी चाहिए थी, सिर्फ ट्रंप के ऊपर जो है मामला चलाया जा रहा है। कह रहा है एज ऑफ नाउ मिस्टर ट्रंप इज द लीडिंग कंटेंडर फॉर द रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल टिकट। कह रहा अगर आज का मामला देखें तो ट्रंप सबसे आगे चलने वाले उम्मीदवार हैं, लीडिंग कंटेंडर हैं रिपब्लिकन पार्टी की प्रेसिडेंट की टिकट पे। सबसे आगे इन्हीं का नाम है। ट्रंप की वो है इस। कह रहा है जी सो what makes the indictment politically complicated is that Mr. Trump is not only a former president but also the key rival या potential rival of Mr. Biden, the incumbent in 2024। कह रहा है जी जो चीज़ इसलिए what makes जो चीज़ बनाती है इस इंडाइटमेंट को सियासी तौर पे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, पॉलिटिकली तौर पे बड़ा ही पेचीदा। कह रहा है वो चीज़ है इस कि ट्रंप जो है ना केवल एक फॉर्मर प्रेसिडेंट है, पुराना प्रेसिडेंट अमेरिका का, बल्कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइवल भी है मिस्टर बाइडन का, जो इनकम्बेंट होने वाले हैं, जो कुर्सी पे बैठे होंगे 2024 में चुनावों से पहले। समझ गए सेंटेंस को? वट मेक्स दिस थिंग कॉम्प्लिकेटेड इज दिस थिंग। तो ये वट मेक्स एक क्लोज है, वट सब्जेक्ट है, मेक्स इसकी वर्ब है, और इस पूरे क्लोज की वर्ब है इस। नाउन क्लोज जो वट से, वेयर से, वाई से, हाउ से, व्हेन से शुरू होते हैं, अपनी वर्ब अगर ले लें तो वो हमेशा सिंगुलर वर्ब में लेते हैं। ट्रम्प की वर्ब है इस। राइवल का मतलब होता है आपका कंटेंडर, आपका प्रतियोगी जो आपके सामने खड़ा हो। पोटेंशियल का मतलब है संभावित, है ना, लाइकली। नॉट ओनली बट ऑल्सो, आप जानते हैं एक तरह के ही वर्ड्स को मिलाने के काम आता है। ट्रंप ना केवल एक प्रेसिडेंट है बल्कि एक की राइवल है। तो प्रेसिडेंट और राइवल नाम के दो नाउन्स को मिलाने का काम किया है नॉट ओनली और बट ऑल्सो फ्रेजेस ने। नाउन को नाउन से, वर्ब को वर्ब से, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, है ना, इस तरीके से इसका काम है इस पूरे कंजंक्शनल पेयर का। चलिए, कह रहे हैं मिस्टर ट्रंप हैज़ ऑलरेडी सीज्ड अ पॉलिटिकल एंगल कॉलिंग द केसेस अ डेमोक्रेटिक विच हंट। कह रहे ट्रंप साहब ने पहले से ही सीज कर लिया है, पहले से ही मुट्ठी में ले लिया है एक सियासी एंगल को, पूरे मामले पे कब्जे में ले लिया इन्होंने एक सियासी एंगल को। और कैसे? कॉल करते हुए, बुलाते हुए इन सभी केसेस को जो बाइडन की पार्टी के द्वारा एक विच हंट। विच हंट का मतलब क्या होता है? विच मतलब चुड़ैल, हंट का मतलब है ढूंढना। जब गाँव में कुछ गलत काम होते थे तो चुड़ैलों को पकड़ पकड़ के मार दिया जाता था। तो वैसे ही ट्रंप बोल रहा है कि मेरी भी विच हंट हो रही है, मेरे से भी रिवेंजफुल अटैक हो रहे हैं मेरे ऊपर, मुझे भी चुड़ैल समझ के मारा जा रहा है। तो इस तरीके से पॉलिटिकल एंगल ट्रंप ऑलरेडी ले चुके हैं अगले साल के चुनाव से पहले। और क्या किया इन्होंने? आस्किंग हिज सपोर्टर्स नॉट टू सरेंडर द कंट्री टू द रेडिकल लेफ्ट। आस्क करते हुए अपने सपोर्टर्स को कि वो सरेंडर ना करें अपनी कंट्री को, अमेरिका को, रेडिकल लेफ्ट के सामने, एक्सट्रीम लेफ्ट विंग पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी के सामने। रेडिकल लेफ्ट का मतलब समझते हैं ना? रेडिकल मतलब एक्सट्रीम और लेफ्ट मतलब लिबरलाइज्ड, जो थोड़े से उस टाइप के होते हैं, कंजर्वेटिज्म के खिलाफ होते हैं। मिस्टर ट्रंप की वर्ब है हैज सीज्ड। सीज का मतलब है मुट्ठी में ले लेना, कब्जे में ले लेना, ग्रैब करना, कैप्चर करना। विच हंट एक ऐसी एक्सरसाइज होती है जिसमें आप अपने दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ के उनको रिवेंजफुल अटैक्स करते हैं उन पर। कह रहा है एज ही सीम्स डिटर्मिन्ड टू यूज द केसेस फॉर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, अमेरिकाज डिवाइडेड पॉलिटी इज सेट टू सी फर्दर पोलराइजेशन। कह रहा है जैसे ही वो दिखाई देते हैं ट्रंप कि वो तैयार हैं इस्तेमाल करने को इन सभी केसेस को पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के लिए, सियासी लामबंदी के लिए। मोबिलाइजेशन मतलब लोगों को इकट्ठा करना, अपने साथ जोड़ना, अपने साथ जो है लड़ने के लिए तैयार करना। कह रहा है जैसे ही वो दिखाई देता है ट्रंप कि इन सारे केसेस को बहाना बना के उन्होंने पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन कर दिया है शुरू, वहीं अमेरिका की जो बटी हुई पॉलिटिक्स है, डिवाइडेड पॉलिटी है, वो भी सेट है, तैयार है और ज़्यादा ध्रुवीकरण को देखने को, और ज़्यादा इमोशनल डिवाइड जो है अपनी जो है समाज में देखने को। ध्रुवीकरण आप समझ गए ना? मैं ट्रंप का सपोर्टर हूँ, मैं बाइडन का सपोर्टर हूँ, ऐसी वाली बातें। ही की वर्ब है सीम्स, पॉलिटी की वर्ब है इज। मोबिलाइजेशन आप समझते हैं लामबंदी, गैदरिंग, लोगों को इकट्ठा करना। डिवाइडेड मतलब बंटा हुआ या जिसमें कुछ डिविजन्स हों। कह रहे जी अमिड द केओस द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस कैन नॉट अफोर्ड टू बी सीन एज पार्टिसन। कह रहा है इस पूरी अराजकता के बीच, केओस के बीच में, अमेरिका की न्यायपालिका बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो देखी जाए पार्टिसन के तौर पे या भेदभाव वाली तौर पे। सीन एज पार्टिसन मतलब वो पार्टिसन होकर के देखी जाए, लोग यही सोचें कि अमेरिका की पार्लियामेंट तो पार्टिसन है ना, वहाँ की जो है जुडिशरी जो है पार्टिसन है। डीओजे जुडिशरी को बोलेंगे। कैन नॉट अफोर्ड इसकी वर्ब है। केओस, पेंडेमोनियम, हैवोक, अपहिवल, याद है ना सारे वर्ड।
CARAID should ensure transparent investigations and build watertight cases based on legal merits. CARAID जी इसको इंश्योर करना होगा ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशंस को, एकदम जो है पारदर्शी जांचों को, और बिल्ड करना होगा बहुत ही वाटर टाइट केसेस को, ऐसे केसेस जो एकदम समझ गए ना पक्के केस हैं जिनमें कोई सवाल नहीं है, किंतु परंतु नहीं है, वाटर टाइट है वो, इस तरह से कि उसके अंदर वाटर नहीं आ सकता। ऐसे कोई बैग होता है ना वाटर प्रूफ बैग, उसके अंदर जो रखा हुआ है बिल्कुल सेफ है, उसके अंदर पानी कभी नहीं जाएगा। तो ऐसा केस भी ऐसा ही हो वाटर प्रूफ बैग जैसा जिसमें कोई सवाल ना कभी जा सके, और ये सारे केसेज हों जो बेस्ड हों, जो आधारित हों लीगल मेरिट्स पे, कानूनी वैल्यू पे, वर्दीनेस पे, बिना बात का कोई केस ट्रंप के खिलाफ जो है ना हो। इट की वर्ब है शुड इंश्योर, इट आया जुडिशरी के लिए, डिपार्टमेंट जस्टिस के लिए, और दूसरी वर्ब है शुड बिल्ड, है ना, यहाँ भी शुड लिखा हुआ है, ओमिटेड है, बस उसको लिखा नहीं है हमने। मेरिट का मतलब होता है वर्दीनेस, वैल्यू, वाटर टाइट, ऑलरेडी यू कैन सी। चलिए अब जल्दी से आ जाओ आर्टिकल की क्विज पे, फटाफट सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। फर्स्ट में पूछा है जी, सबसे अच्छी रिकमेंडेड अप्रोच क्या है अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के लिए इन सारी इन्वेस्टिगेशंस को ट्रंप के खिलाफ जो है हैंडल करने में। मेरे ख्याल से लास्ट सेंटेंस में इसका आंसर आपको मिल गया है, थोड़ा आपको मीनिंग निकालना होगा, कोशिश करो, क्योंकि मैं जब मीनिंग निकाल दूंगा ना चारों ऑप्शंस का तो फिर आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है आंसर को चूज़ करना। खुद से मीनिंग निकालो और आंसर चूज़ करो। वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मेरा आंसर डाल रहा हूँ, वहाँ से मैच कर लेना। सेकंड पे आ जाओ, कह रहा है जी सबसे बड़ा प्राइमरी रीज़न क्या है इन सारी सियासी पेचीदगियों के द्वारा जो क्रिएट हो गई हैं ट्रंप के ऊपर इंडाइटमेंट होने से, कोर्ट में केस चलने से। ये इंडाइटमेंट जो है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे बेस्ड है जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी फैलाती है। ये जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है वो पार्टीशन बायस शो कर रहा है ट्रंप को जो है टारगेट करने में। ट्रंप की लीगल ट्रबल जो हैं 2024 के इलेक्शन के चुनावों से कोइंसाइड हो रही हैं, जहां पे वो पोटेंशियल राइवल है बाइडेन का, और या फिर ट्रंप ने जानबूझ करके इन डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रखा था ताकि वो अमेरिका के सिक्योरिटी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें, अमेरिका को महफूज रख सकें। चारों में से कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से रायता फैला हुआ है, अगर आपसे देसी भाषा में पूछा जाए, कोशिश करके बताओ। समझ गए ना, हो सकता है दो चीज़ें आपको सही लगें फॉर एग्जांपल, लेकिन आपको वो ऑल्टरनेटिव चूज़ करना है जिससे चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हुई हैं, जिससे सारा रायता फैला है। कोशिश करो निकालने की आंसर, फर्स्ट कमेंट में मैंने डाल दिया, वहाँ से मैच कर लेना। थर्ड में पूछा है जी वन वर्ड, स्पाइंग के एक्ट को क्या बोलते हैं, जासूसी करने को क्या बोलते हैं, तो वो आपको मैंने वन वर्ड करवाया था, ई से शुरू होने वाला। चौथे में पूछा जी ऑफिशियली कोई सीक्रेट हो कोई चीज़ तो क्या एडजेक्टिव यूज़ होगा उसका वन वर्ड के लिए, तो सी से शुरू होने वाला एक एडजेक्टिव आपको बताया था, है ना, यूज़ करो यहाँ। पाँचवें पूछा मैकेनिशन वर्ड के क्या सिनोनिम होंगे, तो सही सिनोनिम मेरे ख्याल से निकाल ही लोगे, मैन्यूअर है, एस्पिनाज है, पेंडेमोनियम है या अनमैच्ड है। छठवें सातवें में क्लोज, ये चारों वर्ड्स करवा चुका हूँ आपको, ये मत बोलना सर हमें आंसर भी करवा दो, करवाया ना क्लास में, पेंडेमोनियम वर्ड आया ना 5 बार, अलग अलग जगह इसको बताया गया आपको, एस्पिनाज वर्ड को बताया, मैन्यूअर की स्पेलिंग लिख के दिखाई है, अनमैच्ड के पीछे की कहानी बताई है, मैकेनिशन को कहाँ से बनाया गया इटली से ये भी बताया आपको, तो सब चीज़ें आपको बताई हैं, वहीं आपको ये अप्लाई करनी है ना, खुद थोड़ा दिमाग खुद का लगाना पड़ेगा। छवें सातवें में 2 क्वेश्चंस मिलेंगे क्लोज टेस्ट के, काउंसिल और काउंसिल वर्ड के बीच का डिफरेंस आपको देखना है, कौन सा वर्ड यहाँ लगेगा मीनिंग के हिसाब से। सातवें में आपसे पूछा है जी जो भी लगेगा उसको वर्ब कैसी दोगे, ठीक है, कलेक्टिव नाउन वाला जो क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई करना है, सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब। आठवें सेंटेंस के अंदर आपसे नॉट ओनली बट ऑल्सो के ऊपर एक इंप्रूवमेंट का सेंटेंस दिया गया है, कोशिश करो सही तरीके से दोनों कंजंक्शंस जो एक कंजंक्शनल पेयर है यूज़ किया जाए, है ना, एक ही तरह के वर्ड्स को ये जोड़ सकता है, आप इनको अलग अलग टाइप के वर्ड से नहीं जुड़वाएंगे, तो कोशिश करके इसको सही करना है। कमेंट्स में आंसर है, फर्स्ट कमेंट से चेक करो, आउट ऑफ 8 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना, है ना, आउट ऑफ 8। मुलाकात लेंगे आपसे कल की क्लास में, अंटिल देन साइनिंग आउट। कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो, टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है, ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो, कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है, कोई भी क्वेरी हो ये नंबर है व्हाट्सएप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं।